अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। पुरानी वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ठीक है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर यार तुम लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है या फिर मेरा तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का, तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने पढ़ना है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। पेज नंबर 7 पे अवेलेबल है, ये सिंध बोर्ड की बुक पर, क्लास 12, ठीक है। ये जो ऊपर वाली जो इसकी जो इन्होंने एक लिखा हुआ है टोटली इनके बारे में जो बताया हुआ है, टेरेस्ट्रियल एंड एनिमल्स के बारे में जितना भी बताया हुआ है, इसमें सिर्फ इनका इंट्रो है। यानी कि क्या लिखा हुआ है, ऑस्मो रेगुलेशन ज़रूरी है एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी। अगर एनिमल्स को या फिर प्लांट के सेल को, फॉर एग्जांपल इन दोनों के किसी भी सेल को अगर हाइपोटोनिक में रख दिया जाए तो इनके अंदर पानी आता जाएगा, आता जाएगा और उसके ज़रिए इनका सेल बर्स्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फट जाता है। और अगर इन्हें हाइपर में रख दिया जाए तो फिर इनका सेल जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक बेसिक सी ऊपर इंट्रो है। देखो इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है, ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब होता है जो कि ज़मीन पे रहते हैं, जिनका जो माहौल होता है, जिनका एनवायरनमेंट होता है वो खुश्की होता है। जितने भी ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी जो एनवायरनमेंट होती है वो होती है खुश्क। यानी कि जैसे हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो एक खुश्क माहौल है। अगर यहाँ पर हम अपनी बॉडी को मेंटेन ना रखें या फिर हम वक्त पे पानी ना पिएं और अपनी वक्त पे चीज़ का इस्तेमाल ना करें तो फिर हम डेड हो जाएंगे। जितने भी एनिमल्स हैं अगर वो अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को लेवल में ना रखें तो उनकी बॉडी में कमी होने की वजह से वो डाई हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। बहुत हो गया इसके बारे में इंट्रो, आगे चलते हैं। इनका जो वाटर होता है वो लॉस होता है बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब होता है गर्मी के ज़रिए, यानी कि भाप या फिर बुखारात, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ताकि जो इनका एटमॉस्फेयर होता है उसकी वजह से इनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं और इन्हें पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो सबसे सक्सेसफुल, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एडवांस जो जानदार हैं वो हैं आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स। आर्थ्रोपोड्स में आते हैं अपने कीड़े मकोड़े, ये जितने भी आते हैं जो ज़मीन पे रेंगने वाले होते हैं इन्हें बोलते हैं इंसेक्ट वगैरह, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जो कि बड़े एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैमल्स और बर्ड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलो हम इसके अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ तो इतना ही था इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है या फिर जो इम्पोर्टेंट बात है इसकी वो है पेज नंबर 8 पे अवेलेबल आपकी बुक पर। और इसमें जो लिखा हुआ है पहली चीज़ जो आ रही है, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। यानी कि कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनके ऊपर वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग लगी हुई होती है जो कि पानी को बाहर ज़ाया नहीं होने देती। उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स में आती है, लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। मैमल्स का मतलब हम भी, ह्यूमंस भी उसमें ही आ जाते हैं मैमल्स के अंदर। हमारे पास जो है वाटर प्रूफ कैरेटनाइज्ड एपिडर्मिस, गौर से सुनो, ये तीनों वर्टिब्रेट्स की एग्जाम्पल्स हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। हमारे पास और इन दोनों के पास भी एक वाटर प्रूफ कवरिंग लगी हुई होती है हमारी स्किन के ऊपर, या हमारी स्किन कह सकते हैं, जो कि कैरेटिनाइज्ड एपिडर्मिस कहलाती है। इसका काम क्या होता है कि वाटर को बॉडी के अंदर ही रहने देना, उसे बाहर नहीं जाने देना। अगर हमारी बॉडी के ऊपर ये कुदरत बना के ना छोड़ती तो हम जितना भी पानी पीते हैं हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है हर जगह से, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है, वो है कैरेटिनाइज्ड एपिडर्मिस का, जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं हो पाता है, ठीक है। Similarly, insects have developed an external waterproof layer called cuticle। ये बात तो तय हो गई कि भाई जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं उनके पास वाटरप्रूफ की कवर होता है जिसको कहते हैं कैरेटिनाइज्ड एपिडर्मिस। लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं, समझ लो, यानी कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं, उनके पास जो है एक्सटर्नल कवरिंग होती है, लेकिन वो किस चीज़ की होती है? क्यूटिकल की। बात आई समझ? हमारे पास जो होती है वो होती है कैरेटिनाइज्ड की, इनके पास होती है क्यूटिकल की। अगर आपके पास सवाल आ जाए कि इंसेक्ट्स के पास कौन सी होती है, आपने बोलना है क्यूटिकल, और आप तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, फॉर एग्जांपल यही आ जाए कि वर्टिब्रेट्स के पास और आर्थ्रोपोड्स के पास कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग कौन सी होती हैं, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन आए ये दोनों, क्यूटिकल और कैरेटिनाइज्ड
एपिडर्मिस, तो आपने डायरेक्ट बोलना है कि भाई ये होती है। क्लियर है? अब इसके नीचे हम चलते हैं, स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात हो रही है यानी निकालने की बात हो रही है यहाँ पे, और स्टोर करने की बात हो रही है। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स यानी ज़मीन पे रेंगने वाले, बर्ड्स का मतलब होता है जो उड़ते हैं, इंसेक्ट्स का मतलब होता है वो भी रेंगने वाले कहलाते हैं। ठीक है, यानी ज़मीन पे रहने वाले ये दो हैं, बर्ड्स का मतलब है उड़ने वाले। ये भी एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी में से, यानी अपनी बॉडी में से निकालते हैं किसी चीज़ को, उस चीज़ को बोलते हैं यूरिक एसिड, जो कि नाइट्रोजेनस वेस्ट की फॉर्म है। नाइट्रोजेनस वेस्ट जो होता है उसमें 3 टाइप की कैटेगरीज आती हैं, एक होता है यूरिक एसिड, एक होता है यूरिया और एक होता है अमोनिया। मल्टीपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, मुख्तलिफ टाइप के ऑर्गेनिजम्स में अपने अपने टाइप का नाइट्रोजेनस वेस्ट पाया जाता है। मैं आपको उसकी भी एक डायग्राम दिखा देता हूँ होता क्या है और किस में पाया जाता है। फ़िलहाल ये जो टॉपिक है ये एक्सक्रीशन का है, लेकिन इसमें बस समझ लो कि इंट्रोडक्शन हो जाएगा। देखो ये एक डायग्राम है, ठीक है। फिशेस जो होती हैं ये अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं। अमोनिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है। उसके बाद जो टॉक्सिक होता है वो होता है यूरिया। यूरिया हम एक्सक्रीट करते हैं, हम भी एनिमल्स हैं तो ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस जितने भी होते हैं वो मैमल्स होते हैं तो उनमें यूरिया एक्सक्रीट होता है। फिशेस में क्या होता है, अमोनिया। और जितने भी ये जो बाकी के रह गए, जिनमें बर्ड्स आ गए, रेप्टाइल आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, ये करते हैं यूरिक एसिड। हाईली टॉक्सिक होता है ये, उससे हल्का होता है ये, और ये होता है सबसे हल्का। यानी कि बिल्कुल टॉक्सिक होता है लेकिन इतना टॉक्सिक नहीं होता है कि मतलब बॉडी में अगर रखा जाए तो ऑर्गेनिज्म को नुकसान होगा। समझ आ गई बात? तो चलो दोबारा चलते हैं, ठीक है। चलो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो था ये क्लियर हुआ। फिलहाल ये जो बात अभी मैंने समझाई है कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की, ये इस टॉपिक का नहीं है, इससे अगले टॉपिक का है जो है एक्सक्रीशन। उसमें इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसमें हो गया इंट्रो। बाकी ये जो होते हैं रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं, ये करते हैं यूरिक एसिड एक्सक्रीट, जो नाइट्रोजेनस वेस्ट की एक फॉर्म है। इतने ज़्यादा जो होता है यूरिक एसिड वो बॉडी के लिए या फिर ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, इसलिए वो अपनी बॉडी के अंदर जो दूसरे जो होते हैं, ये रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये अपनी बॉडी के अंदर इसको जमा करके रखते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। किसके अंदर रखते हैं? उस जगह को बोलते हैं क्लोआका। क्लोआका, पता नहीं क्या नाम है इसका, ठीक है। क्या किस लिए रखते हैं? ताकि वाटर को इसके अंदर से दोबारा रीएब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है, ताकि वाटर को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर सकें विद द हेल्प ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में क्लियर, ठीक है। वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग हो गया, स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। यानी कि कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं, देखो मैमल्स का नाम आ रहा है, ठीक है, कैमल्स और कैंगरू रैट, ये दो ऐसे मतलब इनकी एग्जांपल्स दी हैं। ये ऐसे दो मैमल्स होते हैं, यानी कि ऐसे दो जानदार हैं जो कि वाटर को पैदा करते हैं ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी फैट्स, यानी कि बॉडी की चर्बी को घुलाकर उससे वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। जाहिर सी बात है, अब कैमल के पास तो ये होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो रहता ही मतलब रेगिस्तानी इलाकों में, पानी की उससे अगर कमी हो जाए तो वो मर जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा दिया हुआ है, इनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फैट्स को तोड़ते हैं और उसको तोड़कर वो बना लेते हैं पानी, ताकि वो अपनी बॉडी का लेवल पूरा रख सकें पानी का। इससे अगला जो टॉपिक है वो है स्टोरिंग द वेस्ट, यानी कि जो ज़ाया करने वाले जो चीज़ें हैं उसको भी स्टोर किया जाता है। उसमें भी मैमल्स की बात आ रही है, मैमल्स करते हैं ये काम। क्या करते हैं? यूरिया इन देयर किडनीज वेयर इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखो हम भी मैमल्स हैं, हम जो हैं यूरिया को जब एक्सक्रीट करते हैं तो थोड़ा यूरिया हम रखते हैं किडनी के अंदर, ताकि इंटरनली बनाया जा सके हाइपरटोनिक, और उससे वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो सके, आसान अल्फाज में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम्हारा। अब चलते हैं इससे अगले पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स।
यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसी जगह की एनवायरनमेंट के बारे में हो रही है जहाँ का एनवायरनमेंट फ्रेश वाटर है, यानी कि बाहर का एनवायरनमेंट है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक इंटरनली है। यहाँ पे जो ए वाला इनका सेक्शन है उसमें दिया हुआ है ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब होता है कि एक ऐसा समझ लो, जैसे वैक्यूल के बारे में पहले समझ लो। वैक्यूल का मतलब ये होता है कि थैली या फिर कोई ऐसी पॉकेट, समझ लो पॉकेट है जिसको फिल करना होता है, और इसको कहते हैं वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को अगर हम समझे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ऐसा वैक्यूल होता है जो बॉडी के अंदर होता है और उसको ऑर्गेनिज्म कभी भी अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं, कभी भी उसे निकाल सकते हैं। समझे, एक ऐसा पॉकेट होता है ये। अब इसको पढ़कर समझने का कोई फ़ायदा है नहीं, इसको अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट की तरीके से। तो पहले हम चलते हैं डायग्राम की तरफ, उसमें से उसको समझते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं ताकि बात आराम से समझ आए। तो चलो उधर चलते हैं। तो देखो ये है एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। ये बिल्कुल वैसी तो है नहीं डायग्राम, लेकिन कोशिश करेंगे इसको समझने की, लेकिन है वैसी, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बनी हुई है इसमें। ठीक है, होता क्या है कि ये है अम्यूबा या फिर पैरामीशियम, किसी की भी बॉडी समझ लो। इसको रखा हुआ है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि हाइपोटोनिक के अंदर। होता क्या है कि पानी अंदर आता जाता है, जितनी ज़रूरत है हद तक भरता रहा। ये है एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जब पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है और पानी फिर भी अंदर आ रहा होता है, तो होता क्या है कि इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, फिर आगे चल के फैलना शुरू हो जाता है, फिर ये स्वेल करना शुरू कर जाता है, यानी फूलना शुरू कर देता है। पानी अंदर आता जाता है, फूलता जाता है। चौथा क्या होता है कि इतना पानी भर जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी फुल हो जाता है। फिर आखिर में ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये बॉडी से निकल जाता है बाहर। आई बात समझ? यानी कि ये एक ऐसी सॉल्यूशन में था जो कि क्या था, हाइपोटोनिक। बाहर का एनवायरनमेंट क्या था, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स कम थे। अंदर का क्या एनवायरनमेंट है इनका, हाइपरटोनिक, यानी कि सॉल्ट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हैं। पानी अंदर आता जा रहा है, पानी अंदर आता जा रहा है, आता जा रहा है। जितनी ज़रूरत थी उतना इसको प्रोवाइड हो गया भाई, इसकी पूरी बॉडी को। अब क्या हुआ, पानी ज़्यादा हुआ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल समझ गया कि भैया पानी मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। पानी आया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भरना शुरू हो गया, हद तक भरना शुरू हो गया। फिर वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फुल होने के बाद इस तरफ आया, और एक पोर होता है, एक जगह होती है अम्यूबा की या फिर पैरामीशियम की बॉडी में, वहाँ से ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है बाहर निकल गया। समझ आ गया? चलो अब उधर दोबारा चलते हैं। तो ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही कॉन्सेप्ट होती है, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, कोई सी भी हो। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो बात आसानी से समझ आएगी। बुक रटाई से कुछ नहीं होता, मैं ये कहता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल हो गया। अम्यूबा के बारे में समझ गए, पैरामीशियम के बारे में समझ गए कि भाई एक्सक्रीट करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से। जब उनके अंदर पानी ज़्यादा आ जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो देखो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, फुल हो जाता है, फिर डिस्चार्ज आउट ऑफ द सेल थ्रू अ पोर। टोटली वो बात लिखी हुई है जो कि अभी हमने कॉन्सेप्ट को समझा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। जो एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं उनकी एग्जाम्पल दी गई है फिशेस। इनका इंटरनली होता है हाइपर, बाहर का होता है हाइपो। अब इसको भी हम पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा इधर आते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं ताकि बात आसानी से समझ आए। तो चलो उधर चलते हैं। ये है एक डायग्राम। इस डायग्राम के बारे में अभी हमने समझना है, क्योंकि ये जो है ये है फ्रेश वाटर के बारे में और ये है सॉल्टी वाटर के बारे में। यानी कि ये है हाइपोटोनिक के बारे में, ये है हाइपरटोनिक के बारे में, ये है फ्रेश वाटर के बारे में, ये है मरीन वाटर के बारे में। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, हाइपोटोनिक। इंटरनली क्या है, हाइपर। पानी अंदर आता जाएगा, पानी अंदर आता जाएगा, हद तक आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा।
भाई पानी की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है मछली के अंदर। अब ये जो एक्सेस वाटर होगा, ज़रूरत से ज़्यादा का जो पानी होगा वो नाइट्रोजेनस वेस्ट को निकालने में मदद करेगा इन्हें। नाइट्रोजेनस वेस्ट इनके पास कौन सा होता है? अमोनिया। अमोनिया बहुत ही ख़तरनाक होता है, ये बॉडी में रखना सही नहीं है। इस बात का मतलब क्या है कि भाई जब ये वाटर ज़्यादा आ जाता है अंदर, तो जब इस एक्सेस वाटर को जब ये निकालते हैं तो वो वाटर इनका अमोनिया एक्सक्रीट करने में इन्हें मदद करता है। मदद करने से क्या होगा कि भाई वाटर जितनी तादाद ज़्यादा होगी, वाटर निकलना शुरू हो जाएगा, अमोनिया एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इनके पास अमोनिया। अमोनिया बहुत ही ख़तरनाक होता है, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ। ये बात तो चलो तय हो गई कि भाई इंटरनली जब हाइपर होता है और बाहर का हाइपर होता है तो पानी अंदर आना शुरू हो गया। इसके साथ साथ क्या होता है, जब ये पानी को ज़्यादा पीते हैं तो उसके साथ इनके अमोनिया के साथ साथ इनके आयंस भी निकल जाते हैं। इम्पॉर्टेंट इनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनमें सॉल्ट भी होता है, जाहिर सी बात है अगर पानी की तादाद ज़्यादा होगी, सॉल्ट की तादाद कम हो जाएगी, फिर वो बाहर निकल जाएगा तो इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है आयंस भी चले गए। तो क्या करते हैं कि ये एक्टिवली उस सॉल्ट को, यानी कि यहाँ से इन्होंने निकाला, ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स भी निकल गए। अब इन्होंने क्या किया कि इसको एक्टिवली, यानी कि एनर्जी लगा के, इनके गिल्स होते हैं यहाँ पे, गलफड़े जिसे गलफड़ा बोलते हैं, इसमें लगे हुए होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं, लेकिन एक्टिवली, यानी इन्हें एनर्जी लगानी पड़ती है। होता क्या है, यहाँ से सॉल्ट निकला, यहाँ से मूव करता हुआ इनके गिल्स के अंदर आया, उन्होंने सिर्फ सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, इससे इन्हें फ़ायदा हो गया। नीचे छोटी सी डायग्राम के नीचे भी कुछ बात लिखी हुई है, ये भी याद कर लो। बात क्या है कि भाई फ्रेश वाटर जो होती है, बॉनी फिश, उसको बोलते हैं ट्राउट, ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्राउट। ये एक MCQs टाइप की बात है कि भाई ऑस्मो रेगुलेशन इन अ फ्रेश वाटर बॉनी फिशेज सच एज क्या कहलाते हैं भाई? तो आपने बोलना है ट्राउट, ठीक है। बात समझ आए अब तुम लोगों को क्या है इस बारे में लिखा हुआ डाइल्यूट यूरिन के बारे में? मैंने कोशिश की है कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने की, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्या होता है कि फिशेस होती हैं जिनका इंटरनली होता है हाइपरटोनिक, बाहर का होता है हाइपोटोनिक, पानी अंदर आता जा रहा है जिसकी वजह से इनका जो अमोनिया है वह एक्सक्रीट होने में उन्हें मदद मिल रही है। एक्सक्रीट होने के साथ साथ उनका आयंस भी उसके साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, यानी जिनकी ज़रूरत होती है, एसेंशियल होते हैं उनके लिए बड़े ज़रूरी, वो आयंस भी इनके एक्सक्रीट हो जाते हैं। फिर वो उन आयंस को एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स, ठीक है, अपने गलफड़ों की मदद से उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। चलो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसको हम पढ़ भी लेते हैं ताकि वो बात बिल्कुल तुम्हें समझ आ जाए। होता क्या है, देखो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ़िश है, इंटरनली हाइपरटोनिक है, बॉडी उनका बाहर का है हाइपोटोनिक। होता क्या है कि पानी ज़्यादा अंदर आता है जिसकी वजह से इम्पॉर्टेंट, देखो, लूज सम एसेंशियल आयंस अमोनिया के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, ओवरकम बाय एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सेलेक्टेड आयंस, ठीक है, थ्रू द गिल्स, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन एनिमल्स। पुरानी बारी में हमने क्या पढ़ा था? फ्रेश वाटर के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे मरीन के बारे में। तो इसको भी हम पहले डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा इधर आते हैं ताकि बात को आसानी से समझ सकें। तो उधर डायरेक्ट चल लो। तो ठीक है, हम आ गए इस डायग्राम पर। इनका तो हमने भी पढ़ लिया था, फ्रेश वाटर की जो फिशेस होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इन्हें पानी एब्जॉर्ब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम चलती है, वो भी चलो समझ लेते हैं। इंटरनली क्या होता है? हाइपोटोनिक, बाहर का क्या है? हाइपर। पानी मूव करता है हाइपो टू हाइपर। अगर ये दिमाग ना चलाएं या फिर कोई ऐसा काम ना करें तो इनका सारा पानी बाहर चला जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, मर जाएंगी। ये फिर ये क्या होता है फिर कि ये पानी को मतलब हद तक पीती हैं, ठीक है, बेहद, समझ लो बेहद पीती हैं। पानी पीती जाती हैं, पीती जाती हैं, पीती जाती हैं। मरीन फिशेस की बात कर रहा हूँ। ये पानी पीती जाती हैं, इतना पानी पीती हैं, यानी नमक वाला मरीन वाटर जो होता है, यानी सी वाटर जो होता है, वो इतना पीती हैं कि इंटरनली इनके पास बहुत सारा सॉल्ट हो जाता है जमा।
यानी कि देखो ये सी वाटर जमा होना शुरू हो गया बहुत हद तक। फिर क्या होता है कि इंटरनली जो होता है इनका बन जाता है हाइपर, बाहर का हो जाता है हाइपो। फिर समझो और गौर से समझो, ठीक है। मुझे लग रहा है समझते गौर से नहीं हो, ठीक है। अच्छा सुनो, होता क्या है कि भाई इनका इंटरनली होता है हाइपो, यानी जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, सॉल्ट के कम होते हैं। बाहर जो होता है, बाहर ये होता है कि बाहर का होता है हाइपर, सॉल्ट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, वाटर के कम हैं। अगर ये लोग दिमाग ना चलाएंगे तो पानी इनका सारा बॉडी से बाहर चला जाएगा, ये मर जाएंगी। होगा क्या फिर कि ये इतना पानी पिएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगी, ताकि इनका इंटरनली जो है वो हो जाए हाइपरटोनिक। फिर इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर ये पानी को एब्जॉर्ब करने में इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर चलती है, वो ये है कि जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट जो होगा वो भी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। हत्ता की चीज़ अच्छी लगती है ना बॉडी के अंदर। तो इनके जो गिल्स थे, इनके जो गल पड़े थे, ये थे एब्जॉर्ब करने के लिए सॉल्ट, और इनके जो होते हैं गिल्स वो होते हैं रिलीज़ करने के लिए, यानी सॉल्ट को रिलीज़ करने के लिए। इनका जो यूरिन होता है, इनका मरीन फिशेस का जो यूरिन होता है वो होता है बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड, बहुत ज़्यादा गाढ़ा यूरिन होता है, जिसमें सॉल्ट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और जो ये होती हैं फ्रेश वाटर, इनका होता है डाइल्यूट, जिसमें वाटर की तादाद ज़्यादा होती है। तो ये है बस फ़र्क इसमें। नीचे एक छोटा सा टॉपिक और लिखा हुआ है कि मरीन बॉनी फिशेस जो होती हैं उनको बोलते हैं मैकरल, ठीक है, और इनको बोलते हैं ट्राउट। बस ये फ़र्क है, ठीक है। फिर समझा देता हूँ। इनका इंटरनली है, किनका, फ्रेश वाटर वाले जो हैं इनका इंटरनली क्या है, हाइपर। इनका क्या है, हाइपो। इनके लिए प्रॉब्लम नहीं, इनके लिए प्रॉब्लम है, ये पानी को ज़्यादा पी लेती हैं, ये भी ज़्यादा पानी को पी लेती हैं। लेकिन इनको पानी पीने में प्रॉब्लम होती नहीं है, इनको पानी पीने में प्रॉब्लम होती है। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर सॉल्ट रखना पड़ता है। इनकी बॉडी में से सॉल्ट रिलीज़ होता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स, और इनकी बॉडी में सॉल्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। बस ये फ़र्क है। चलो अब दोबारा उधर चलते हैं। समझ आ गई बात क्या होते हैं? देखो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ताकि लिखी हुई बात भी आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हो गया अब आप लोगों का क्लियर। ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स जो नमकीन पानी में रहते हैं उनकी ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ाई हो रही है। इसमें क्या पढ़ाई हो रही है कि मरीन जो होते हैं यानी बॉनी फिशेस जो होती हैं, उनके पास जो होता है हाइपोटोनिक इंटरनली इन्वायरमेंट होता है, अंदर होता है हाइपोटोनिक, बॉडी उनकी हाइपोटोनिक है। तो इनको पानी पीने में प्रॉब्लम होती है इनको, वरना ये अगर थोड़ी सी हिम्मत ना दिखाएं, मर्दानगी ना दिखाएं, तो फिर क्या होगा कि भाई पानी सारा बाहर चला जाएगा। क्या करेंगी, दे कॉन्स्टेंटली ड्रिंक वाटर, यानी कि पानी पीती जाएंगी पीती जाएंगी पीती जाएंगी, तब तक पीती जाएंगी जब तक इंटरनली हाइपरटोनिक ना हो जाए। किसके बदले में, बाहर वाले एनवायरनमेंट के, ठीक है। इन्होंने पानी पीना शुरू किया, सॉल्ट को कर दिया बहुत ज़्यादा जमा। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सॉल्ट से जान छुड़ाने के लिए एक्टिवली, यानी इन्होंने भी एनर्जी लगानी पड़ती है, इनको भी एनर्जी लगानी पड़ती है सॉल्ट को रिलीज़ करने के लिए। रिलीज़ करने के लिए एनर्जी लगाई, ठीक है। वाटर अपने अंदर रखा, बाकी सॉल्ट को एक्सक्रीट कर दिया विद द हेल्प ऑफ गिल्स, ठीक है। जिसके ज़रिए किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सेल। ये सेल जो है दोनों में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते, फ्रेश वाटर की फिशेस में भी पाए जाते हैं, और मरीन वाटर की फिशेस में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो यूरिन होता है, या फिर इनका यूरिन जो कुछ भी है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा, जिसके अंदर सॉल्ट की मिकदार बेहद बेहद मिकदार होती है। बात आ गई समझ? चलो अब लास्ट वाले पे चल लेते हैं, वो फिर लास्ट है, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म है। एंड द लास्ट वन इज़ पेज नंबर 9 पे अवेलेबल है। पहली जो पॉइंट है वो ये है कि देखो ये जो एक बॉक्स में लिखी हुई है टोटली, एक बात हमेशा याद रखना कि बुक पर कोई भी बात बॉक्स में लिखी हुई है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है, और एमसीक्यू ज़्यादातर इन्हीं से ही बनते हैं। खैर देखो बात क्या है कि मरीन इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज हैगफिश हैव आइसोटोनिक बॉडी।
इनवर्टिब्रेट्स का क्या मतलब होता है? वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है यानी कि जिनके पास बैकबोन होती है या फिर उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी में, उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का क्या मतलब है? बैकबोन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर वगैरह इतना कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। मरीन इनवर्टिब्रेट्स में जो उनकी एग्जांपल है वो है हैगफिश, जो कि होती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक बॉडी होती है उसकी, आपको पता है आइसोटोनिक क्या होती है। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सेम इन्वायरमेंट है, चेंजेस नहीं है। ये नहीं है कि मतलब बाहर का इन्वायरमेंट हाइपर है तो पानी खिंच जाएगा या फिर बाहर का हाइपो है तो पानी अंदर आते ही जाएगा, दोनों सेम है। इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। जितने भी आइसोटोनिक बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कहा जाता है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। समझ रहे हो? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी आइसोटोनिक है उन्हें कहा जाता है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। फिशेस ही होंगी उनमें भी, ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन और ये जो होते हैं ना ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, इतने कोई ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं कि हर जगह पे पाया जा रहा है। ये जो हैं बहुत कम पाए जाते हैं। और इनकी एग्जांपल यहाँ पर जो दी गई है वो है हैगफिश। हैगफिश भी से भी अभी मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, फ़िलहाल कॉन्सेप्ट समझो। इनके पास ऑस्मो रेगुलेटरी का मेकेनिज़्म होता ही नहीं है, समझ रहे हो? जाहिर सी बात है, अब आइसोटोनिक बॉडी है तो ऑस्मो रेगुलेशन रख के क्या करेंगे, अचार थोड़ी डालेंगे। इनको कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। और जिनको ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, गौर से समझ रहे हो ना, जिनको ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत होती है उनको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। क्या? ऑस्मो रेगुलेटर्स। और जिनको ज़रूरत नहीं होती है उनको बोलते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ये हो गया एक बेसिक सा और आसान सा इसका इंट्रो और कॉन्सेप्ट। नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं। हमने अभी तक पढ़ लिया मरीन बोनी फिशेस के बारे में, यानी मैकरल्स के बारे में हमने हमने पढ़ लिया, उनको समझ लिया। फिर समझा देता हूँ। मैकरल जो हैं वो होती हैं जिनका इंटरनली होता है हाइपो, बाहर होता है हाइपर, ठीक है, मरीन में रहने वाली फिशेस जो होती हैं। यहाँ पे जो दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक है शार्क्स और दूसरी है रेज। इन दोनों की जो बॉडी बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है कार्टिलेजनस से, यानी कि कार्टिलेज की बॉडी होती है इनकी। अब ये क्या है, ये भी आगे चलते जाएंगे तो फिर बात समझ आती जाएगी, ठीक है। इनका जो इंटरनली इन्वायरमेंट होता है शार्क्स और रेस का, ये हमेशा हाइपरटोनिक होता है, यानी इनका हाइपो हो ही नहीं सकता है, इनका रहता ही हाइपर है। क्यों भाई, क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि ये अपनी बॉडी के अंदर अमोनिया को कन्वर्ट कर देती हैं यूरिया में। अमोनिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है, उससे कम क्या होता है, यूरिया। ये यूरिया अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती हैं और उसको अपनी बॉडी में स्टोर करके रखती हैं हर वक्त, वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में, जिसकी वजह से इनका इंटरनली जो है वो हाइपरटोनिक ही रहता है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आपको हैगफिश दिखा दूँ होती कैसी है, उसके बाद कॉन्सेप्ट ख़त्म। ये होती है हैगफिश, ठीक है, यानी कि रोल टाइप होती है। और इसके जो दांत हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इसके दांत हैं भाई, ठीक है। देखो, इनके पास दांत होते हैं लेकिन जॉ नहीं होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है जॉलेस फिशेस भी कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, मतलब फीड कैसे करती हैं, क्या खाती हैं, इनका काम ये होता है कि भाई पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स पे जाके चिपक जाना और फिर उनका खून चूस के ज़िंदा रहना, समझ गए, यानी वैम्पायर्स वाला काम है भाई इनका। तो ये था इसका टोटली। आई होप आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। और यार पसंद आया तो फिर लाइक ज़रूर करना, हौसला बढ़ता है थोड़ा सा भाई का। और दूसरा सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।